नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है, उसका हाथ मुझसे छू गया तो मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो अभी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मैं बैंक के जोनल ऑफिस पहुंचा तो पता चला जोनल मैनेजर मीटिंग में व्यस्त है। उनके पीए ने बताया कि लगभग 3 घंटे बाद मैडम फ्री होंगी। उनके आते ही आपके मिलने की स्लिप उन तक पहुंचा दी जाएगी। मेरे पास सिवाय इंतजार करने के और कोई चारा न था, इसीलिए वहीं सोफे पर बैठ गया। जनरल ऑफिस में मैं अपनी नियुक्ति के सिलसिले में गया था। मेरा बैंक अधिकारी से शाखा प्रबंधक के लिए प्रमोशन हुआ था। मेरी नियुक्ति मेरे शहर से काफ़ी दूर दी गई थी। मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी पत्नी का देहांत हाल ही में हुआ था और मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। नए शहर जाकर मुझे और तन्हाइयों से रूबरू होना पड़ता, इसीलिए स्थानीय नियुक्ति ही चाहता था। बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में थे। वे चाहते थे कि मैं वीआरएस लेकर उनके साथ रहूं, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरी सर्विस के अभी 5 साल बाकी थे। दिन तो बैंक में कट जाता था, लेकिन रात काटे नहीं कटती थी। कुछ मित्रों ने दूसरी शादी की सलाह दी, लेकिन इसके लिए मैं राजी न था, क्योंकि इस उम्र में शादी के बारे में सोचकर ही शर्म सी महसूस होती थी। बेटे बहू क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने मेरा इतना साथ निभाया और अब उम्र के इस मोड़ पर शादी, मेरी नज़र में यह उसके साथ विश्वासघात था। हाँ, कुदरती ज़रूरतें पूरी न हो सकने के कारण मैं जिद्दी हो गया था। काम वाली बाई को मैं बिना वजह डांट देता था। वह पास पड़ोस वालों के बीच मुझे सनकी बुढ़ा कहती थी। अक्सर सहकर्मियों और ग्राहकों से मेरी झड़प हो जाती। वे सब मुझे पीठ पीछे न जाने क्या क्या कहते रहते। सर, मैडम आ चुकी है, प्लीज़ अपना नाम बताइए। पीए ने कहा तो मैं वर्तमान में लौट आया। जी, शुभेंदु कुमार। थोड़ा इंतजार करने के बाद जैसे ही घंटी बजी, चपरासी दौड़कर मैडम के कैबिन में गया। लौट कर आया तो पता चला मैडम ने मुझे बुलाया। कैबिन में प्रवेश करते ही मैडम को देखा, मैं तो ठगा सा रह गया। मेरी उम्र से लगभग 1-2 वर्ष ही छोटी होगी। देखने में शुभ्य और सुंदर, पद की गरिमा से उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दमक रहा था। आप किस काम से आए हैं? बहुत ही संयमित स्वर में उन्होंने पूछा। जी मैडम, मेरी नियुक्ति मेरे शहर से बहुत दूर कर दी गई है। मैं चाहता हूँ मुझे स्थानीय नियुक्ति ही मिल जाए। दूर न जाने की कोई वजह तो होगी। शुभेंदु जी, मैडम, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। न जान न पहचान। मैं निरीभाव से बोला। जान पहचान तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर आप अकेले कहाँ हैं? आप अपनी पत्नी को साथ ले जाइए, मैडम ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। उनका देहांत हो चुका है, मैंने कहा तो मैडम असहज हो उठी। सॉरी शुभेंदु जी, मुझे मालूम नहीं था, कहते हुए वे हल्की सी भावुक हो उठी। उनकी आंखों में मैंने आंसुओं की नमी को देख लिया था, जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से पसीना पोंछने के बहाने अपने रुमाल से पोंछ लिया। वास्तव में नारी बहुत संवेदनशील होती है। जरा सी भी दुख का झोंका उसके करीब से गुजर जाए तो वह सूखे पत्ते की तरह कपकपा उठती है, झट से आंखें भर आती है। जबकि पुरुष इस मामले में थोड़े अलग होते हैं। वे अपना दुख दर्द अपने अंदर इस तरह जपत कर लेते हैं कि सामने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। बस भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, जैसे मैं घुट रहा था। फिर वे थोड़ा सहज हुई। वे अपने औरत वाले खोल से बाहर आकर एक अधिकारी वाली छवि से बोली। शुभेंदु जी, आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है कि जिसके आधार पर हम आपकी नियुक्ति स्थानीय ही रहने दें। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मैडम, गाजियाबाद जैसे शहर में तो मेरा अपना कोई नहीं है। अगर संभव हो तो मेरे शहर के आसपास ही मेरी नियुक्ति हो जाए, जिससे मैं रोजाना अप डाउन कर सकूं, मैं चापलूसी भरे स्वर में बोला। गाजियाबाद में तो मैं भी रहती हूँ, रोजाना दिल्ली आती हूँ। मेरे फ्लैट की ऊपरी मंजिल खाली, आप चाहें तो मेरे यहाँ बतौर पेइंग गेस्ट रह सकते हैं। मैडम की आत्मीयता और अपनापन देखकर मैं गदगद हो उठा।
भला कौन इतनी बड़ी अधिकारी अपने ब्रांच मैनेजर के लिए ऐसा सोच सकती। जाने मुझे क्यों लगा कि वे मुझ में दिलचस्पी ले रही। सच कहूँ तो वे मुझे अपनी अधिकारी से ज़्यादा एक औरत लगी और उनकी गठी हुई देह देखकर इस उम्र में भी मैं रोमांचित हो उठा। जल्दी ही गाजियाबाद ब्रांच में ज्वाइन करने के लिए उतावला हो गया, लेकिन मन में एक अज्ञात भय भी था। कहीं वहाँ रहते हुए मैं उनसे कोई अमर्यादित या अशोभनीय हरकत न कर बैठूं, जिससे मैं कहीं खुद अपनी नज़रों में न गिर जाऊं। जल्दी ही अपनी ब्रांच से रिलीव होकर मैंने गाजियाबाद की शाखा में ज्वाइन कर लिया। शाम को मैडम के घर पहुंचा तो वहाँ एक बुजुर्ग पुरुष ने मेरा स्वागत किया। वे बोले, आप बैंक मैनेजर शुभेंदु जी हैं ना? जी हाँ। मैडम ने आप अपने यहाँ मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वे बोले, जी हाँ, वह मैडम मेरी बेटी अपूर्वा है, जोनल मैनेजर है। अभी ऑफिस से आई नहीं, बस आने वाली होगी। तब तक हम दोनों एक एक कप चाय पीते। कहते हुए उन्होंने अपने नौकर से चाय के लिए कह दिया। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा, शायद मैडम आ गई थी। मैंने खड़े होकर उनका अभिवादन किया तो वे खिलखिलाकर बोली, शुभेंदु जी, यह ऑफिस नहीं, मेरा घर है। यहाँ आप मेरे मेहमान हैं। आप मुझे अपूर्वा कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वे फ्रेश होकर आई तो तब तक चाय आ गई थी। फिर हम तीनों ने साथ बैठकर चाय पी। उनके पिताजी ने जब यह बताया कि अपूर्वा के पति का निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया तो मुझ में उनके प्रति सहानुभूति उमड़ आई। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो अमेरिका में जॉब कर रही थी। मैं घर की ऊपरी मंजिल में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा था। मेरा मन वहाँ लग गया था। उनके पिताजी बहुत सुलझे, समझदार और जिंदादिल इंसान थे। रात का खाना हम तीनों साथ मिलकर खाते थे। एक रोज़ सब्जी सर्व करते वक्त अपूर्वा का हाथ मुझसे छू गया तो मेरा पूरा जिस्म झंझना उठा। बस, ट्रेन और भीड़भाड़ में न जाने कितनी बार स्त्रियों का हाथ शरीर मुझसे छुआ होगा, लेकिन तब ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अपूर्वा का क्षीण स्पर्श मुझे अंदर तक बेचैन कर गया और मैं जलभिन्न मछली की तरह झटपटाने लगा। उस दिन से वे भी मुझे कुछ सहज ही दिखने लगी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है, जरूर जो अदृश्य तो है, लेकिन हम दोनों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। वह जुड़ाव कुछ भी हो सकता है, मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक, लेकिन अपनी बेचैनी और झटपटाहट का राज मुझे मालूम था। झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा मन उनसे शारीरिक जुड़ाव चाहता था। शायद वे मेरी इस मनसा को भाप गई थी, लेकिन मैं उनका मन नहीं जान पा रहा था। हम दोनों के मध्य चल रहे अंतर्द्वंद को सुलझाने में उनके अनुभवी पिताजी ने पहल की। शुभेंदु जी, बिना किसी भूमिका और लाग लपेट के मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? वे इतनी जल्दी स्पष्ट रूप से शादी की बात पर आ जाएंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं थोड़ा डर सा गया। यह डर समाज का, बेटे बहू का या खुद अपने अंदर का था, मुझे नहीं मालूम। मैं उनके सामने चुप ही रहा। मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आप वक्त ले सकते हो। मेरी बेटी और उसके अतीत से तो आप परिचित हैं ही। मेरी देवती अमेरिका में जॉब कर रही, उसका शादी करके वहीं सेटल होने का इरादा है। उसने खुद कहा है, नानू, मोम हमेशा के लिए अमेरिका नहीं आएंगी, इसीलिए उनकी शादी करा दीजिए। और सच कहूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए। मेरा बुलावा पता नहीं कब आ जाए। कहते हुए उनका गला भर आया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ, इसीलिए उनसे क्षमा मांगकर अपने कमरे में चला गया। इस उम्र में दूसरी शादी के बारे में सोचते हुए भी झिझक सी महसूस हुई। बेटे बहू के सामने शादी की बात करने की सोचकर तो शर्म सी महसूस होगी। लोग यही कहेंगे, पत्नी को मरे 1 वर्ष भी नहीं हुआ और दूसरा ब्याह रचा लिया, और वह भी बुढ़ापे में। निशा ने पूरे 30 साल साथ निभाया, मेरा कितना ख्याल रखती थी। मेरी छोटी से छोटी जरूरत पूरी करने के लिए पूरे दिन रात घर में चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती थी। यह तो उसके साथ विश्वासघात होगा। और वह भी तो अक्सर कहती थी, आप सिर्फ मेरे हो, बस मेरे। मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। चाहे वह यह बात सीरियसली कहती हो या मजाक में, लेकिन मैं हंसकर हामी भर देता था। इन्हीं सब वजहों से मैं शादी करने से हिचकिचा रहा था। हाँ, अपूर्वा का साथ तो चाहता था, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से।
2-3 दिन बाद अपूर्वा के पिताजी बोले, शुभेंदु, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। अपूर्वा चाहती है कि पहले आप जवाब दें। मैं बोला, बाबूजी, इस उम्र में शादी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हाँ, मैं जब तक यहाँ हूँ अपूर्वा जी का पूरा ख्याल रखूँगा। उन्हें किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थोड़ा अटकते स्वर में बोला, यानी आप शादी नहीं करना चाहते? उनके स्वर में भरपूर निराशा थी। मैं मन ही मन कुढ़ गया। अजीब बुढ़ा है, शादी के पीछे ही पड़ गया। बिना शादी के भी तो इसकी बेटी खुश रह सकती है। इस तरह एक पन दो काज हो जाएंगे। दोनों को अकेलेपन से छुटकारा मिल जाएगा और कुदरती ज़रूरतें भी पूरी होती रहेंगी। उसी रात अपूर्वा के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया तो मैं घबरा उठा। कहीं यह मेरी वजह से तो नहीं हुआ है। रात में ही उन्हें अस्पताल ले गए और उनका इलाज शुरू हो गया। दूसरी रात को उनके विश्वसनीय डॉक्टर ने हम दोनों को घर भेज दिया और खुद वहीं रुक गया। यह पहला मौका था जब पूरे घर में हम दोनों अकेले थे। कोई और वक्त होता तो शायद अपूर्वा से मैं कुछ कहता। अस्पताल में पूरा दिन हम दोनों ने काटा था, इसीलिए थकान स्वाभाविक थी। चाय बिस्किट के सिवा कुछ खाया भी नहीं था, इसीलिए भूख भी महसूस हो रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था। शुभेंदु जी, मुझे पता है कि इस वक्त हम दोनों पर थकान और भूख हावी है, इसीलिए आप हाथ मुंह धोकर जल्दी ही डाइनिंग हॉल में आ जाइए। मैं तब तक खिचड़ी बना लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खिचड़ी, साथ में दही, अचार और पापड़ भी थी। हम खिचड़ी खा रहे थे, तभी अपूर्वा का मोबाइल बज गया। ठीक है, मैं सुबह डॉक्टर से बात कर लूँगी। बाबूजी तो ठीक है ना? मैंने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। गहरी सांस भरकर अपूर्वा बोली, पिताजी कहाँ ठीक हैं? उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा, मुझे लेकर परेशान रहते हैं। बड़ी उम्मीद थी उन्हें आपसे कि आप उनकी बेटी से शादी कर लेंगे। वे आपका इनकार सह न सके। अपूर्वा जी, मैं चाहता था, मुझे पता है आप क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं। मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ही वे बोल पड़ी। शुभेंदु जी, मैं एक औरत हूँ, पूरे 50 वसंत काट चुकी हूँ। मुझे अपने ऑफिस में काम के सिलसिले में हर रोज सैकड़ों पुरुषों से मिलना पड़ता है। चपरासी से लेकर मेरा पीए भी एक पुरुष है। मैं नादान टीनएजर नहीं हूँ। अरुण के जाने के बाद बाबूजी को सिर्फ मेरी चिंता खाई जा रही। आपको देखकर उन्हें लगा शायद आप उनकी बेटी के अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हो। यही सोचकर उन्होंने इस संबंध में आपसे बात की थी, लेकिन अफसोस आप भी उन्हीं मर्दों की श्रेणी में आ गए जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ की खातिर मुझे अपनाना चाहते। मुझसे आधी उम्र के युवकों ने भी शादी के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं जानती थी कि वे शादी क्यों करना चाहते, सिर्फ मेरी दौलत की खातिर। कुछ ऐसे हम उम्रों ने भी मुझसे विवाह की इच्छा व्यक्त की जो मेरे पद और प्रतिष्ठा से काफ़ी कम थे। वे समाज में अपना रुतबा बढ़ाना चाहते थे, मुझे ढाल बनाकर। लेकिन आपको मेरी न तो दौलत की चाह है और न पद प्रतिष्ठा की। आप मेरा साथ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक औरत के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। यह सुनकर मेरी गिग्गी बंद गई। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। वास्तव में वे नादान नहीं थी। शुभेंदु जी, झूठ नहीं बोलूँगी, पहली बार जब मैंने अपने केबिन में आपको देखा और आपने अपनी पत्नी के विषय में बताया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपका और मेरा दर्द एक जैसा है, एक जैसी समस्याएं। तभी से मेरे मन में आपके प्रति कुछ सुप्त भावनाएं जाग उठी थी। इसीलिए मैंने आपको अपने यहाँ पेइंग गेस्ट के लिए कहा था। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी औरत है। शुभेंदु जी, औरत सिर्फ देह नहीं होती, एक मन भी होती है, जहाँ उसके ढेरों सपने, इच्छाएं और जज्बात होते हैं। पर कभी कभी वह इन सपनों, भावनाओं और इच्छाओं को साकार करने और कुछ खास पाने की चाहत करने लगती हैं। यदि यह चाहत अनैतिक तरीके से पूरी होती तो सारी जिंदगी आत्मग्लानि और अपराध बोध की भावना पनपती रहती, और अगर यही चाहत पूरी निष्ठा और पवित्रता से हासिल की जाती है तो वह औरत के जीवन का सबसे सुंदर और अविस्मरणीय क्षण बन जाता है। इसी विशुद्ध चाहत की खातिर मैंने खुद बाबूजी से आपका जिक्र किया था, लेकिन आपकी मंशा और नीयत को मैं ही नहीं, बाबूजी भी भाप गए थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक औरत बनकर आपका साथ नहीं दे सकती, चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों न पड़ जाऊँ। अपूर्वा जी, सत्यता यह है कि मैं अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और उसके वचन का मान रखना चाहता हूँ।
बेटे बहू और लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। शुभेंदु जी, औरत जिससे प्यार करती है पूरी निष्ठा से करती है, वह बहुत ही भावुक, कोमल और संवेदनशील होती है। भावनात्मक और अंतरंग क्षणों में अपने प्रिय से सिर्फ यही चाहती है और मांगती है कि वह सारी जिंदगी सिर्फ उसका होकर ही रहे, लेकिन उस वक्त यथार्थ से कोसों दूर होती है। इसी तरह आपकी पत्नी भी आपको वचन से बांध गई, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके न रहने पर उनके जीवन साथी को कितने दुख, अकेलापन, तनाव झेलने के साथ साथ अनेक मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस तरह के वचन में बांधना यह उनका प्यार नहीं बल्कि एक ईर्ष्या भाव था कि दूसरी औरत उनके पति को छीन लेगी। जीते जी तो यह चाहत ठीक है, लेकिन मरने के बाद ऐसी चाहत क्यों? मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, दिल की गहराइयों से चाहती थी और अंतरंग क्षणों में उनसे कहती भी थी, अरुण आप सिर्फ मेरे हो, मेरे रहते अगर किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा भी तो मैं जान दे दूंगी अपनी, लेकिन मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बाद अकेलापन भोगने के साथ साथ तमाम समस्याओं से जूझें। वे सिर्फ मुस्कुरा देते लेकिन कहते कुछ नहीं थे। पर वक्त की बात है, मुझे अकेले छोड़कर चले गए। आखिरी वक्त उन्होंने पहली बार यह कहा था, अपूर्वा मैं तुम्हें जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम शादी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं चाहते कि उनके जाने के बाद उनका जीवन साथी दुख दर्द झेले। वे जा चुके थे, मैं पत्थर बन गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे जीवन रूटीन पर आने लगा और मैं इतने बड़े दुख से उबर कर संभल गई और फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ऐसा नहीं कि मैं उनकी इच्छा पूरी करने या उनकी बात का मान रखने के लिए शादी करना चाहती हूँ, और यह भी नहीं कि मैंने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। लेकिन शुभेंदु जी, हम ऊपर से जो सच और झूठ बोलते हैं, उसके अलावा भी हमारे अंदर एक सच होता है। वह कोई नहीं जानता, वह सिर्फ हम ही जानते हैं। वह सच होता है हमारे तन मन की इच्छाएं, जज्बात और तूफान जो प्राकृतिक है, कभी दबाए नहीं जा सकते, बेशक हम उन्हें काबू में रखने का भरसक प्रयत्न करें। लेकिन कभी कभी वे बेकाबू हो ही जाते हैं, तब उनके परिणाम खुद के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए बेहद घातक होते हैं। इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हमें अपने अंदर के इस सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका कहना है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो समाज और लोग क्या कहेंगे? अरे वे कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो काम ही कहना है। अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी वे कुछ कहेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं एक औरत होकर कैसी बातें कर रही हूँ। ऐसी बातें औरत को शोभा नहीं देती, लेकिन औरत जब पुरुषों से बराबरी कर रही है, वाहन चला रही है, ऑफिस व व्यवसाय संभाल रही है, तो अपनी बात खुलकर क्यों नहीं कर सकती? मैं सच बोलने से नहीं झिझकती। तन्हाइयों में अक्सर मेरे अंदर का सच मुझ पर हावी हो जाता है और मुझे बहुत मुश्किल, परेशानी, उलझनों व समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्हीं सब को मेरी युवा बेटी और अनुभवी पिता समझते हैं और मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। अगर आपके बेटे बहू भी आपके अकेलेपन, तनाव और निजी समस्याओं को दिल से महसूस करते होंगे तो वे भी आपको यही सलाह देंगे। तभी मेरा मोबाइल गनगना उठा। ऑस्ट्रेलिया से बहू का फ़ोन था। पापा, आप सारी ज़िंदगी इस तरह अकेले कैसे रहोगे? यह सोचकर मैं और सनी बेहद परेशान रहते हैं। इस समस्या का हल मेरी अमेरिका वाली फ्रेंड अक्षरा ने बताया। उसने अपनी विडो मोम का रिश्ता आपके लिए सुझाया है। आप उनसे मिल लेना। उनका नाम अपूर्वा है। वे दिल्ली में बैंक की जोनल मैनेजर हैं। उनका पता आपको ईमेल कर दिया है। बात बन जाए तो प्लीज़ पापा अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। वह मुस्कुराकर बोली तो मैं अचंभित हो उठा। मेरे बेटे बहू मेरे बारे में इतना सोचते हैं और मैं व्यर्थ ही परेशान था। तभी थोड़ी देर बाद अपूर्वा का भी मोबाइल बज उठा। अमेरिका से उनकी बेटी का फ़ोन था। उसने भी अपनी माँ से वही कहा जो मेरी बहू ने मुझसे कहा। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यह सब भी अजीब संयोग था। हमारे बच्चे भी हमारे एक होने के बारे में सोच रहे थे। कौन कहता है आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की फीलिंग्स नहीं समझते, उनकी केयर नहीं करते। माँ बाप के पैर दबाने और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे ही सिर्फ संस्कारी नहीं होते। हमारे बच्चे भी संस्कारी हैं जिन्हें हमारी फिक्र है।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपको इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पढ़ने में आनंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई बेहतरीन कहानी लेकर आते रहते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।